ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश ने भी पूरी शान से आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और जैसे कि रीत चली आई है, परंपरा है, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को, हम सबको संबोधित करते हुए भी नजर आए। यह दर्शकों आज तक भी किसी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी 7:34 पर बोलने लगे और संबोधन का समापन हुआ 9:17 पर। 103 मिनट यानी कि 1 घंटा 43 मिनट। और पूरा लेखा जोखा, वही खाता खोल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो हमने एक सपना देखा है विश्व गुरु बनने का 2047 तक जो लक्ष्य रखा हुआ है, उसकी तफसील में भी गए बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आज के प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में एक खास बात रही है। 12वां उनका संबोधन है। जवाहरलाल नेहरू 17 बार उन्होंने संबोधन किया, 16 बार इंदिरा गांधी ने, तो तीसरे नंबर पर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले। पर ऐसा पहली बार हुआ 12 बार में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, बखान किया कि आरएसएस की 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, ये 100वीं वर्षगांठ मन रही है। और प्रधानमंत्री खुद आरएसएस प्रचारक रह चुके हैं। पर आज तक आरएसएस का नाम खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया और किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। भाई कोई सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन अपने आप को बताता है, उसका जिक्र किया जाए तो फिर कांग्रेस से जुड़े संगठन जो हैं, तो कांग्रेस ही प्रधानमंत्री हो गया, वो बात करने लगेगा। कोई वाम खेमे का आ गया, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री तो आप पूरे देश के हैं। पर इस पर भी घमासान शुरू हो गया है। आरएसएस का जो बखान किया है उस पर अब विपक्ष हमलावर हो रहा है और इसको सरदार पटेल के अपमान से भी जोड़ दिया है। अब सरदार पटेल की विरासत को वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जरिए भी, और पिछले कुछ सालों में ऐसा विमर्श शुरू किया है बीजेपी ने, वो उसे को-ऑप्ट कर रहे हैं, उस विरासत को, सरदार पटेल की। कांग्रेस आज पलटवार कर रही है, आरएसएस का बखान करके आप अपमान कर रहे हैं। वो कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सरदार पटेल ने क्या क्या चिट्ठियां लिखी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, एमएस गोलवलकर को, किन शर्तों पर प्रतिबंध हटा था 1949 में आरएसएस पर से। पर इसके साथ एक और घमासान भी शुरू हो गया। यहां पर हर बात पर आजकल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। भारत महान बनने की राह पर अग्रसर है। अब इसमें, इस विकास गान में किसका कितना योगदान? बीजेपी की माने तो 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था। पाषाण युग में रह रहे थे, जंगल राज चल रहा था देश में, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे। विपक्ष कह रहा है बुनियाद तो हमने रखी, आधी अधूरी कहानियां, व्हाट्सएप ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? तो आज इसी की थोड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से विश्लेषण करेंगे, कुछ तह में जाएंगे। अतीत की बातें बहुत होती हैं, थोड़े अतीत के पन्ने हम भी आज खंगालेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जैसे कि रीत चली आई है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आपको, मुझको, हम सबको संबोधित करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 12वां संबोधन था, 103 मिनट लंबा, आज तक का किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा संबोधन लाल किले से। और इसके साथ एक और चीज पहली बार होती दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी वो आरएसएस का जिक्र करते दिखाई दिए। सिर्फ जिक्र ही नहीं किया, तारीफों के, कसीदों के पुल बांध दिए।
आरएसएस का योगदान याद दिलाया। आरएसएस की 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। संघ की 100 साल की यात्रा पर हमें गर्व है। 1925 में बना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। मां भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन आरएसएस की पहचान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और स्वयं सेवकों को नमन। और दिलचस्प बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी स्वयं सेवक रह चुके हैं, प्रचारक रह चुके हैं, प्रेरणा स्रोत है बीजेपी की। अब बहुत से लोग कहेंगे आप जहां से निकले हैं उसका तो जिक्र करना चाहिए, क्यों नहीं भाई, जिस चीज से आप जुड़े हैं। जैसे जिस स्कूल से मैं पढ़ा, एमएनएसएस राय, मैं ये मानता हूं आई एम व्हाट आई एम टुडे मेनली बिकॉज ऑफ माई स्कूल, अपनी स्कूल की वजह से। पर विपक्ष हमलावर है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण बासी, पाखंडपूर्ण, नीरस और परेशान करने वाला था। लाल किले से आरएसएस का नाम लेना धर्मनिरपेक्ष देश की भावना का उल्लंघन है। जबकि अखिलेश यादव कहते हैं इन्हें अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए। ऐसा पढ़ने सुनने में आता है कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे खाई पैदा की जा सके। वो तो कांग्रेस के बारे में भी कहते हैं कि सेफ्टी वॉल थियरी, कि वो गोरों ने बनाई, ये ह्यूम थे उसमें, ताकि भारत में जो उबाल, जो दबाव, जो तनाव, जो लोगों का रोष बढ़ता जा रहा था, दिक्कत का सबब हो सकता है, गोरों के लिए उन्होंने एक सेफ्टी वॉल थियरी कर दी कि एक दे दो, थोड़ा सा आउटलेट दे दो, इनको घूमने दो। मनोज झा आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं आज स्वतंत्रता दिवस है और अगर आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बहुत खुशी होती। देश के प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना चाहिए। अब यहीं पर थोड़ी सी जो पिच है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि आरएसएस ये नहीं बता पाता, राइट विंग हिस्टोरियंस भी नहीं बता पाते कि भाई आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था। वो 1930 में हेगडेवार साहब, उनका एक लेख है मेरे पास पूरा, अभी पढ़ रहे हैं, ए.के. वाजपेयी साहब, वो जंगल सत्याग्रह किया था कि भाई सश्रम 6 महीने का कारावास भी काटा, पर वो कभी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, थोड़ी भारी भरकम हिंदी हो जाती है, उसका हिस्सा तो आरएसएस कभी बना नहीं। और सरदार पटेल का अपमान कर रही है बीजेपी, ये सुप्रिया श्रीनेट कह रही है कि सरदार पटेल को अपमानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ही आरएसएस को बैन किया था नफरत फैलाने के लिए। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें तफसील में जाने की जरूरत है। अब गांधी जी की हत्या हुई 1948 में। 18 जुलाई 1948 को हिंदू महासभा के सबसे बड़े नेता, बीजेपी के सबसे बड़े नेता, उनके प्रतीक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या लिखा सरदार पटेल ने। पहले मैं अंग्रेजी में आपके सामने पढ़ देता हूं क्योंकि चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी गई थी। There is no doubt in my mind that the extreme section of the Hindu Mahasabha was involved in the conspiracy to kill Gandhi. The activities of the RSS constituted a clear threat to the existence of government and state. Our reports show that those activities, despite the ban, have not died down. Indeed, as the time marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing manner. मुझे कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा के चरमपंथी गुट इस साजिश, गांधी की हत्या में शामिल थे। आरएसएस की गतिविधियों ने राज्य, राष्ट्र बल्कि मैं कहूं, और सरकार के अस्तित्व पर स्पष्ट तौर पर खतरा पैदा कर दिया है। हमारी रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद ये गतिविधियां खत्म नहीं हुई। वास्तव में जैसे जैसे समय बीतता गया, आरएसएस के लोग और अधिक आक्रामक और विद्रोही होते गए। ये तो सरदार पटेल कह रहे हैं। और सिलसिला यहां नहीं थमता।
अगली चिट्ठी एमएस गोलवलकर को लिखी सितंबर 1948 में। वो क्या कहते हैं? As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of गांधी जी। आपने इतना जहर समाज में बो दिया, हमने गांधी जी को खो दिया। Even an iota of the sympathy of the government or of the people no more remained for the RSS। किसी की कोई सद्भावना, कोई सिंपति नहीं थी। In face opposition grew, opposition turned more severe when RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death। RSS के स्वयं सेवकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद खुशियां मनाई और मिठाई बांटी। Under these conditions, it became inevitable for the government to take action against the RSS. And since then, over 6 months have elapsed. 6 महीने हो गए। We had hoped that after this lapse of time with full and proper consideration, कि इतना समय बीतने के बाद the RSS persons would come to the right path, सही राह पर आ जाएंगे। But from reports that came to me, it is evident that the attempts to push fresh life into the same old activities are afoot। आप बदलने को तैयार नहीं है। और फिर आखिरकार 11 जुलाई 1949 को आरएसएस पर से बैन हटाया गया, तो उनसे वो शपथ पत्र की बात होती है ना, वो शपथ ली गई। द आरएसएस, ये खुद सरदार पटेल तब के गृह मंत्री कह रहे हैं, द आरएसएस लीडर हैज अंडरटेकन टू मेक लॉयल्टी टू द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग मोर एक्सप्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आरएसएस। सीधे सीधे अपने संविधान में आरएसएस लिखेगा कि भारतीय संविधान का पूरा सम्मान है और तिरंगे को वो मानते हैं। अब या तो सरदार पटेल गलत कह रहे थे, या आरएसएस का बखान, आजादी में योगदान, इस पर और चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए क्या। और इसी में बात आ जाती है देश की विकास गाथा की, देश महान बनने की राह पर जो चला है, अब इसमें किसका योगदान है। यहां कुछ आंकड़े मैं पहले आपके सामने रखता हूं। गरीबी 65% लोग गरीब थे 1947 में जब हमें आजादी मिली। इंडिया वॉज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स वर पुअर। स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है बाशिंदे गरीब हैं, देश तो अमीर है। अब ये 22% रह गई है। साक्षरता 18% थी, अब बढ़कर 78% हो गई है। औसत आयु सिर्फ 32 साल थी, 32 साल, अब ये 70 साल हो गई है। रोड नेटवर्क 4 लाख किलोमीटर का था, अब ये 32 लाख किलोमीटर हो गया है। विदेशी कर्ज खैर 32 करोड़ का ही था, तब तक तो हम खोखले हो चुके थे, अब 6,64,000 करोड़ का है। पर ये इतना बदलाव हुआ, ये क्या 2014 के बाद हुआ या इसमें एक निरंतरता है, इसमें सभी का योगदान है क्या। पर इस योगदान में प्रेस की आजादी में 180 देशों में हम 151 नंबर पर हैं, 151वें नंबर पर हैं। आर्थिक आजादी यानी कि कुछ बराबरी का हक, या अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है, 184 देशों में 128वें नंबर पर हैं। मौलिक अधिकार देता है ना हमारा संविधान, 142 देशों में 102वें नंबर पर। भ्रष्टाचार में 142 देशों में 97वें नंबर पर। और लोकतंत्र के मामले में उदार लोकतंत्र सूचकांक जो है 179 देशों में 100वें नंबर पर। समतावादी घटक सूचकांक 134वां नंबर 179 देशों में। हम कदम ताल साथ करेंगे, एक दूसरे के गिरेबान में झांकते रहेंगे, एक दूसरे के दामन पर कीचड़ उछालते रहेंगे, दाग लगाते रहेंगे, इससे देश महान बनेगा क्या। आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता इस पर चर्चा करने के लिए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आजादी में आरएसएस का योगदान, शुरू सियासी घमासान, और भारत का विकास गान, किसका कितना योगदान। योगदान शब्द मैंने आज 2 बार इस्तेमाल किया है दोनों सवालों में, इसकी वजह अभी आपको समझ आ जाए। चर्चा में मेरे साथ
बीजेपी की तरफ से आरएसएस से भी जुड़े हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय अहम घटक हैं एनडीए के, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, संघ विचारक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं राकेश सिन्हा भी, प्रोफेसर राकेश सिन्हा इस चर्चा में जुड़ेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, स्टूडियो में मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार और संघ को लंबे समय तक कवर किया, बीजेपी को कवर किया, विजय त्रिवेदी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आज तो आप काफी खुश होंगे, प्रफुल्लित होंगे प्रोफेसर साहब, संघ के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की है, राष्ट्र सेवा, 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है संघ की। 11 दफा इससे पहले भी कर चुके हैं देश को संबोधित लाल किले की प्राचीर से, इस बार कोई खास बात? संदीप जी, इस देश का प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक है, तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। एक स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा में अनवरत लगा हुआ है, मां भारती की सेवा कर रहा है, और एक ऐसे भाव जो देश, समाज, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को लेके जीने का संकल्प और अनुशासन देता है, उस अनुशासन से उसका निर्माण हुआ है, और उस निर्माण से, उस पाठशाला से, उस संघ के शाखा से निकला हुआ स्वयंसेवक आज उस प्राचीर से मां भारती की बात कर रहा है, नहीं वह तो उसका संगठन की बात अतीत कर में, रहा है। अतीत भी तो थोड़ा खंगालना पड़ेगा ना प्रोफेसर साहब। आप बात बात पर कांग्रेस का अतीत, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, तो थोड़ा अतीत में तो नजर डालना पड़ेगी। आरएसएस के भी सिर्फ 3 बार प्रतिबंध लगा है आरएसएस पर, 1948, 1975, 1992। 48 में लगाया, जो अब आपके प्रेरणा स्रोत हैं, और गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, सरदार पटेल गृह मंत्री वो थे, उन्होंने लगाया, और वो 2 मैंने चिट्ठियों का जिक्र भी किया। झूठ बोल रहा हूं या गलत बयानी कर रहा हूं तो बताइएगा प्लीज। ठीक संदीप जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में भारत और भारतीय समाज के सामने एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं, वो थे नहीं हैं। और संघ अपनी प्रार्थना में सुबह जो एकात्मता मंत्र हम पढ़ते हैं, उसमें गांधी को स्मरण करते हैं अनेक महापुरुषों की श्रेणी में। उनकी हत्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक खुशियां मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार पटेल कह रहे हैं। दोबारा से पढ़ देता हूं जो एमएस गोलवलकर, दूसरे सरसंघचालक को, उन्होंने सितंबर 1948 में चिट्ठी लिखी। Opposition turned more severe when RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death. सरदार पटेल ने बोला। संदीप जी, ये पत्र आपका साक्ष्य है या आप उसको कह रहे हैं, उस पत्र पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा पत्र एक और मैं बताता हूं। जब संघ के वर्ग में, संघ की शिविर में सरदार पटेल वर्धा गए थे, तो उन्होंने लिखा है कि इस देश के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जिस तरह का अनुशासन और राष्ट्र भावना की सेवा का व्रत दिया जा रहा है और संस्कार दिया जा रहा है, ये वास्तव में भारत और भारतीयता के लिए प्रेरणा का स्रोत हटाने ये भारत का भविष्य में देख रहा हूं। थी, शपथ लेनी पड़ी थी। 11 जुलाई 1949 को गोलवलकर साहब ने ये लिखित में दिया था, शपथ दी थी, और खुद कह रहे हैं सरदार पटेल, द आरएसएस हैज अंडरटेकन टू मेक द लॉयल्टी टू द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग, यानी कि हम लॉयल रहेंगे भारतीय संविधान के प्रति, और रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत करेंगे भारतीय तिरंगे की, और अपने संविधान में लिखेंगे ये बात।
ठीक है ठीक है, अब मैं इसको जरा स्पष्ट कर दूं। एक हलफनामा तो इस देश के युवराज तो दे नहीं पा रहे हैं चुनाव आयोग के अच्छा। सामने, और आप ये कह रहे हैं। हाँ, संघ ने दिया, कहा, और हम मानते हैं कि हमारे भारत की संपूर्ण व्यवस्था आस्था और विश्वास के आधार पर तिरंगा पर केंद्रित है। हम भी मानते हैं, आप भी कितने मानते साल हैं। बाद तिरंगा लहराया था आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में? इसमें आजादी मिलने के कितने साल बाद तिरंगा लहराया गया? देखिए संदीप जी, आप इस बात को समाज ने, और जिस तरह की नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव क्या सेट हो गया? आप जवाब दे दीजिए भाई। 47 में ही तिरंगा लहरा दिया था तो बात ही खत्म हो जाती है, या 53 साल बाद लहराया? सवाल सीधा है ना। मैं जवाब दे रहा हूं, और आप और देश और दर्शक इस बात को जानते हैं और सुन रहे हैं। संघ सदैव भारतीय संविधान के प्रति आस्था और विश्वास से संचालित होने वाली संपूर्ण चीजों को मानता है, स्वीकारता है और उसमें सहयोग देता है। इसलिए तिरंगा भारत की आत्मा है और हमारे भीतर बसता है। इसलिए तिरंगा पर किसी भी प्रकार का संशय और सवाल। 53 साल लग गए आपको लहराने में, फहराने में? बिल्कुल फहराने, हर जगह, हर घर तिरंगा। 53 साल बाद फहराया ना। हर रात को तिरंगा। हम तिरंगा हमारे लिए आत्मा है भाई। 53 साल क्यों लग गए? मस्तक है तिरंगा, को संघ मानता है। कौन कहा है कि तिरंगा को हम नहीं मानते? 53 साल क्यों बोलने वाले लोग कुछ तो बोल देंगे, जो हलफनामे से डरते हैं, जो भारतीयता को झूठ बोल रहे हैं। 53 साल बाद लहराया गया, मतलब 47 में लहरा दिया था नागपुर में हेडक्वार्टर्स में। सदैव संदीप जी, मेरा विषय है, मैं पीएचडी किया हूं, मेरा विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कौन सी तारीख को बता दीजिए ना प्लीज? इसलिए मैं रेफरेंस और तमाम उदाहरण के साथ बताऊंगा, लेकिन ये अभी का प्रश्न में आप और पहले 22 साल का भी थोड़ा सा तफसील दे दीजिए। वो 1925 से खूब आराम से, एक मिनट सुनिए ना। 1925 से 1947 आजादी, ये 22 साल स्थापित हो गया था संघ। 22 साल में आजादी के आंदोलन में क्या योगदान था? एक दो कुछ बातें बताइए ना, मैं ढूंढ रहा था, मिला नहीं। हाँ बिल्कुल संदीप जी, आप देश में समाज में कहीं किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, विपदा और दुश्मनों से भी आपदा विपदा हो, किसी भी प्रकार की संकट आती है, मैं सीधा पूछ लेता हूँ ना, मैं सीधा पूछ लेता हूँ। 1925 के बाद दो बड़े आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, 1932 में, और 1932 तक चला। वो 29 से शुरू हो गया था, 30 से, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। दोनों में क्या संघ ने हिस्सा लिया? देखिए ऐसा है संदीप जी, डॉक्टर हेडगेवार जब इस देश में केवल कांग्रेस पार्टी थी, तो उसके वह सक्रिय कार्यकर्ता थे और हम कांग्रेस के अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इस नाते आजादी में सबसे ज्यादा योगदान तो डॉक्टर हेडगेवार का है। भारत के महान क्रांतिकारियों में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिए, या अपना जंगल सत्याग्रह सश्रम 6 महीने के कारावास? वो जरा एक बार कागज दीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा मुझे फॉलो करे। ये कागज उठा ले जाते हैं वाजपेयी साहब। ये जंगल सत्याग्रह, गांधी जी ने 1930 के प्रारंभ से ही सत्याग्रह का प्रचार करना शुरू कर दिया था, और संघ की शुरुआत हो चुकी थी। और काफी विमर्श के पश्चात डॉक्टर साहब को अनुभव हुआ कि आंदोलन में भाग लेना चाहिए, लेकिन इतनी दूर संभव नहीं था, तो जंगल सत्याग्रह का निर्णय लिया गया। इतनी दूर संदीप जी 1925 में संघ के प्रारंभ के साथ ही, जैसे ही गांधी के साथ 26 के बाद है, 26 में फिर 29 में लगातार संघ के स्वयंसेवकों के साथ, मोरोपंत पिंगले के साथ, उस समय के नानाजी भावरू के साथ, तमाम लोगों के साथ गांधी की बैठकें होती रही, और संघ सभी प्रकार से सहयोग तो किया। सब प्रकार से सहयोग कर रहा था। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, ये अगर मैंने कहा, मैं जिस स्कूल से आता हूं, मैं मानता हूं, मैं उसका महिमा मंडन क्यों ना करूं? आप इतने सालों से पूरा गांधी नेहरू परिवार का हमेशा महिमा मंडन करते आ रहे हैं, जिस परिवार से, संघ परिवार से हैं प्रधानमंत्री मोदी, और 100वीं वर्षगांठ है, क्यों ना बताएंगे कि क्या कुछ किया है मां भारती के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने? जरूर बताना चाहिए, लेकिन संदीप जी देखिए,
आज कुछ लोग अपना कलंकित इतिहास बदलने का प्रयास जो कर रहे हैं, न इतिहास बदला जा सकता है और न इतिहास कोई बदल पाया है। इतिहास इतिहास ही रहता है। जो योगदान रहा है आरएसएस का जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों से यारी का, वो बताना चाहिए। अब बताएं या न बताएं, सबको पता है, सबको पता है। चाहे वो 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती का हो, चाहे सुभाष बाबू की सेना में भर्ती का हो, चाहे जासूसी करने का हो, चाहे क्रांतिकारियों का विरोध करने का हो, चाहे महात्मा गांधी जी की हत्या में लिप्तता का जो बातें आई उसका हो, सब इतिहास में बाकायदा दर्ज है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अपने समय के दुनिया के सबसे लोकप्रिय ताकतवर नेता भारत के तो थे ही, महात्मा गांधी। उस समय जो लोग, जो विचारधारा, अब भारत में सरकार अपनी बन चुकी थी, महात्मा गांधी की हत्या की सोच भी सकते हैं। हत्या के लिए लोगों को बना भी सकते हैं, हत्यारे पैदा भी कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ये तो मैंने और उसके बाद हत्या भी हो गई उनकी उस विचारधारा की। ये तो मैंने चिट्ठी भी वो खाका खोल दिया, पर आपने वो क्या लोग किया? क्या रहे होंगे? प्लीज, बीच में आपने बोल दिया ना, प्लीज सुनिए, प्लीज आपने मेरी बात, नहीं, ये बात हो चुकी है। एक ही चीज को दोबारा आप रिपीट करके क्या सेंटेंस पूरा नहीं होने देते? सेंटेंस कैसे पूरा होने दूं? नहीं, आप मैं वही दूसरी चीज बात बता कह रहे, रहा मैं हूं। बता चुका हूं तफसील में। उसी बात को दोहराना है तो फिर उसके बाद कोई सवाल ना अरे पूछना। आप मैं उस पे कुछ और कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कहिए कि ना, जो वो जो चीज बता दी उसे क्यों दोहरा रहे हैं? इस तरह के लोगों को, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो विचारधारा उस समय ऐसे लोगों को प्रोड्यूस कर सकती है, दिमाग में ला सकती है, सोचिए वो विचारधारा कितनी तो खतरनाक। उस विचारधारा को 1963 में 3 जगह गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में परेड में शामिल होने का मौका मिलता है। 1980 में आरएसएस के समर्थन से इंदिरा गांधी सत्ता में वापसी भी कर लेती हैं। आप भी तो हाथी की दांत दिखाने के और खाने के और वाला काम कर रहे हैं। आरएसएस तो अब आपको जानकारी होगी कि इंदिरा गांधी ने आरएसएस के समर्थन से सत्ता में प्रवेश किया था। आप मुझसे ज्यादा इस मामले में तजुर्बेकार हैं और आपको मालूम है जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ऐसे ही हवा में नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, अरे सुन तो लीजिए। वो तो अभी जब मनमोहन सिंह थे तो भी मिल करके कुछ लोग मिले थे, कुछ आतंकी घटनाओं पे मनमोहन सिंह को मिल करके एक पत्रक भी दिया था। तो वो तो जाने दीजिए कि इनका चरित्र क्या है। ताउम्र कांग्रेसी रहे और राष्ट्रपति भी आपने बनाया। आप तो स्वर्गवासी हो गए। प्रणब मुखर्जी गए थे ना, आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूं, तो आप ओए यार करने लगते। नागपुर गए थे ना, कांग्रेसी थे ना प्रणब मुखर्जी, तो बोलने तो दीजिए। हाँ, गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेसी थे, श्यामा मुखर्जी भी कांग्रेसी थे, हेडगेवार भी कांग्रेसी थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जंग आजादी की लड़ाई से फिर क्या हुए ये लोग अंग्रेजों के ही तो घर हुए, कहलाए गए। इतिहास किस रूप में इन लोगों को याद करता है? कांग्रेस में रहे होते तो किस रूप में याद किए जाते? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो अगर कांग्रेस में रहे होते, नहीं गए होते, तो किस रूप में याद किए जाते? तो देखिए, आज की तारीख में कोई अगर बता रहा है या बदलने का प्रयास कर रहा है अपने दाग को, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कलंक का दाग मिटाने का हर वो आदमी प्रयास करता है जब उसको कोई ऐसा सत्ता का, पावर का अवसर मिलता। आप जिस भी विचारधारा से जुड़े होते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। अखिलेश जी, आप अपनी विचारधारा को लेकर समर्पित हैं जी, आप अपनी विचारधारा को लेकर समर्पित हैं। कोई दूसरा शख्स दूसरी विचारधारा को लेकर समर्पित हो सकता है। जनादेश मिला है, जनादेश के आदेश पर ही सरकार बनी है, तो आप अपनी विचारधारा को ही पाक पवित्र मान लें। दूसरे की विचारधारा वो तो बिल्कुल कालिक से पुती हुई है। हम कोई, वाह, ये तो एक तरफा बात हो गई ना। आपने सही शब्द का प्रयोग किया, कालिक से अब बोलने दीजिए ना। आपने
एक तरफा बात नहीं हुई है, सारे डॉक्यूमेंटेड है इतिहास। आपने भी अभी पढ़ा, देखा, सुनाया, कालिक से पुती हुई, आपने सही शब्द का प्रयोग किया। हम जिस विचारधारा के उस पर गर्व है, कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, लड़ाई लड़ी है। उस परिवार में जिसमें 12-13 साल के बच्चे जितने चाहे पुरुष थे, नर नारी सब जेल गए हैं, अंगुली तक नहीं कटाई है, अंग्रेजों से यारी क्या 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 वोट नहीं बैंक किया राजनीति की जो है, मिटाया हिंदू जा सकता मुसलमान है किया है, वोट बैंक बनाए हैं, अल्पसंख्यकों धर्मनिरपेक्षवाद किया है। अब आप कहेंगे बीजेपी के आरोप हैं, तो आपके जो सवाल हैं वो कांग्रेस के आरोप हो जाएंगे। जी जी सुन तो जी सुन, नहीं आप सही कह रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन हिस्टोरिकल जो तथ्य हैं उसे कोई बदल तो सकता नहीं, उसे कोई हटा तो सकता नहीं। आज आपने पूछा, ये लोग संविधान को स्वीकारने को तैयार नहीं थे, आज़ादी को मानते नहीं थे कि लड़के हिंदुस्तान ने पाया है। तिरंगे पे अभी बता रहे थे, जो 2 लड़के तिरंगा फहराए थे उन पर मुकदमा हुआ, वो पकड़े भी गए थे, बाद में वो जमानत पे छूटे थे वो 2 लड़के। और अभी भी आप इनकी भूमिका देख लीजिए, हिंदू मुसलमान या क्या चीज़ों करके। तो जो जंग आज़ादी का जिक्र आपने किया शुरू में, उसको क्या कोई बदल सकता है, या किसकी कितनी भूमिका रही है उसमें कोई भुला सकता है? जब तक ये भारत के जंग अखंड भारत को आपने तकसीम कर दिया, बंटवारा करवा दिया, तब तक ये आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। लड़े थे, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जब जब भारत के जंग आज़ादी की चर्चा होगी तब तक ये चर्चा होगी कौन आज़ादी के साथ के लिए लड़े थे और कौन अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये इतिहास बदल नहीं पाएगा कोई, और इसकी इतिहास में ये भी बदला नहीं जा सकता, देश का विभाजन भी हुआ। और अब आप सरदार पटेल का जिक्र करते हैं, सरदार पटेल को कौन से साल में जाकर भारत रत्न मिला? 1956 में खुद को दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 90-91 तक इंतजार करना पड़ा पूरे देश को कि सरदार पटेल को भारत रत्न मिले। या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पहला चुनाव ही हरवा दिया 1952 में आप लोगों ने। देश का ये भी गलत बात कर रहे हैं आप। देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ और विभाजन की भूमिका किस विचारधारा ने रखी, इसी आरएसएस के हिंदू परिषद वाले ही थे, और वो जिन्ना साहब थे। 2 नेशन थियरी यही 2 लोग तो लेके आए थे, इन्हीं लोगों ने तो सारी चीजें की थी। और बाबा साहब को तो कांग्रेस पार्टी ने पहले वेस्ट बंगाल से राज्यसभा बनाया, संसदीय उसमें जो हमारा संविधान लिखा था ड्राफ्ट कमेटी में रखा। जब विभाजन हो गया तो वहाँ सत्ता चली गई, महाराष्ट्र से सांसद का पद खाली करा करके वहाँ से नेहरू जी ने चुना के उनको ले आए, फिर उनको रखा, कैबिनेट में रखा, लॉ मिनिस्टर बनाया। बाबा साहब का कांग्रेस से और उसके बाद नाता रिश्ता था इस देश को बनाने में। महात्मा गांधी और नेहरू के साथ बाबा साहब में दबा दिए गए, और 90-91 में याद आया तो तब भारत रत्न मिला। अरे रुकिए, हाँ। अरे एक सेकेंड और इन्हीं बाबा साहब के खिलाफ आरएसएस ने, जब संविधान बन रहा था, तैयार हो रहा था, लागू करने के पहले आरएसएस ने नागपुर से लगाया दिल्ली तक कितने इनके खिलाफ रैलियां और इनके खिलाफ क्या क्या बातें वो तो कही थी। शव यात्रा भी निकाल दी थी, जीते जागते वो भूमि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के। अब राकेश सिन्हा को लाइए स्क्रीन पर। राकेश सिन्हा, बखान मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, उस संगठन की तारीफ की जाए तो पूरा हक है, इसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन फिर योगदान की बात हो तो पूरा विमर्श होना चाहिए, संपूर्ण विमर्श होना चाहिए कि योगदान आज़ादी में कितना था, आज़ादी के बाद कितना, प्रतिबंध कितनी बार लगे, लगाए किसने, इस तफसील में भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो मैं अभी अखिलेश जी को सुन रहा था और उनको सुनकर लगा कि हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोयबल्स है आज आपके स्टूडियो में पराजित हो गया है। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नेहरू जी एक सांसद को हटा कर लाए। अरे जयकर जी बड़े लॉयर थे,
हिंदू महासभाओं के से जुड़े थे, संघ के एक जगह के संघ चालक रह चुके थे। जब कांग्रेस विरोध कर रही थी तो उन्होंने सीट खाली किया, जयकर जी के सीट खाली करने पर आए। कांग्रेस नेहरू जी तो खड़े थे उनको रोकने के लिए। भंडारा से चुनाव हराने के लिए नेहरू जी एक बार नहीं 2 बार उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। उनकी पत्नी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर जी की धर्मपत्नी ने कि नेहरू जी तेरा आरोप मेरा आरोप क्यों कर रहे हैं हम? तेरा फिर तो बात उसका भी जवाब दे दीजिए। मैं अब आता मैंने एक मिनट सुनिए ना, मैं एक छोटा सा, क्योंकि आप मेरी उस बात को नजरअंदाज कर गए कि जब संविधान लागू हो रहा था तो क्या आरएसएस ने बाकायदा शव यात्रा नहीं निकाली जीते जागते भीमराव अंबेडकर की? क्या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? ये तो आरोप बनाम आरोप हो जाएगा सारा काम। एकदम गलत है, एकदम गलत है। बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर हेडगेवार जी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे समाज सुधार को लेकर, और संघ हमेशा बाबा साहब अंबेडकर के समाज सुधार के मत को समर्थन करता रहा है। इसलिए अंबेडकर वादियों और संघ के जैसे बहुत मधुर संबंध थे आरएसएस के महात्मा गांधी से, पार्टी है ना अम्बेडकरवादी संघ है। जैसे महात्मा गांधी से भी बड़े मधुर संबंध थे, इतने मधुर की उनकी हत्या कर दी गई तो खुशियां मनाई आरएसएस के स्वयं सेवकों ने और मिठाइयां बांटी। किसने कहा खुशियां मनाई गई? अच्छा, अब सुन लीजिए। अब गांधी इस बार जी हत्या से पहले अंतिम सभा अरे सुनिए ना सर, सितंबर 1948 सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री एमएस गोलवलकर, उन पर आपने किताब भी लिखी है। वो 1 मिनट सुनिए, वो लिखते हैं ऑपोजिशन टर्न्ड मोर सिवियर व्हेन आरएसएस मैन एक्सप्रेस्ड जॉय एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स आफ्टर गांधी जी's डेथ। सरदार पटेल की चिट्ठी है, मेरी कोई कल्पना नहीं है। विमर्श पर ये देखिए क्या है पार्टीशन के बाद संघ के विरोधियों का जो रिमर्स था उस पर मत जाइए। मैं जो बात कहना चाहता हूं, अच्छा, सरदार पटेल उन रूमर्स को, उन अफवाहों को सही मान रहे थे। सिविल एंड मिलिट्री सुन तो लीजिए। अरे कोई सरदार पटेल हो या नेहरू हो, रिमर होता है। सिविल एंड मिलिट्री गजट एक अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है। दोनों ने आरएसएस के कैंप में महात्मा गांधी दिल्ली के सेवा बस्ती, जिसको पहले स्लम एरिया कहते थे, उसमें संघ का कैंप लगा हुआ था। महात्मा गांधी आए, 1 घंटे का भाषण हुआ और स्वयंसेवकों के साथ ये दिखाता है उस वक्त का राजनीतिक विमर्श की आप किसी की विचारधारा से इत्तेफाक भी नहीं रखते हो तो राजनीतिक अछूत कोई नहीं होता। आजकल खेमेबाजी हो गई, तेरी विचारधारा बना मेरी विचारधारा, मैं ही सही बाकी सब गलत। वो उस वक्त का ये विमर्श था कि भाई आप जिससे ना भी इत्तेफाक रखो उसके पास भी चले जाओ मिलने। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रहा है। यदि हम ऐसी तैसी बात जिस पर हम बहस कर चुके हैं छोड़ देंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। जी, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संघ का जिक्र क्यों किया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए जिक्र किया कि पूरे 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की संस्कृति, भारत की जो सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का एक यज्ञ करता रहा। भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ। भारतीय संविधान में विश्वास नहीं, 53 साल लग गए तिरंगा फहराने में। अरे मुझे बता दीजिए कि रानी होलकर, जिनकी इस देश की सब समाज में, संस्कृति में और शासन में योगदान था, संघ यदि नहीं होता तो आज वर्तमान पीढ़ी को मालूम नहीं होता कि रानी होलकर कौन है। उनकी जयंती क्या कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी मना रही है? उनकी जयंती क्या राहुल गांधी मना रहे हैं? उनकी जयंती क्या प्रकाश कारत मना रहे हैं? क्या रानी होलकर का संघ से संबंध था? संघ 1925 से बना, रानी होलकर कब आई? आज रानी होलकर को कोई पूछने वाला नहीं है। एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दूंगा कि भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़े पक्ष को संघ ने अपने 22 साल में आजादी की जो लड़ाई के 22 साल का ये काल था, उसका योगदान का थोड़ा सा मुझे तफसील दीजिए। हेलो, 1925 में संघ की स्थापना हो गई राकेश जी। 1925 में संघ की स्थापना हो गई, 47 में आजादी मिल गई। उन 22 सालों में देश की आजादी में क्या योगदान था आरएसएस का? मैं बताता हूं। मैंने अभी एक लेख लिखा है। देखिए क्या है, भारत के इतिहासकारों ने क्या किया, जिसको वर्नाकुलर प्रेस कहते हैं। हालांकि वर्नाकुलर करना गलत है, इंडियन लैंग्वेजेस प्रेस की उपेक्षा की।
महाराष्ट्र एक मराठी अखबार है, केसरी एक मराठी अखबार है जिसे लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर हेडगेवार जी का असहयोग आंदोलन में शामिल होने का डे टू डे जो जीरा होता था उसका रिपोर्ट छपी। 5 वो जंगल सत्याग्रह की आपके आने से पहले मैंने बताया कोर्ट में वो इतनी दूर था कि उतनी दूर जाना संभव नहीं, तो हम जंगल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। मेरे पास वो सुने नहीं 5 अगस्त 1919 को उन्होंने कोर्ट में कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे। अंग्रेज के कोर्ट तो संघ की स्थापना नहीं हुई थी ना, हम नहीं मानेंगे। संघ की स्थापना के बाद कब आंदोलन में आए? मैंने क्या कहा उसके अब तो मैं आता हूं। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने सरसंघचालक का पद छोड़ दिया और उन्हें कहा कि मैं जंगल सत्याग्रह में शामिल हो रहा हूं। उसमें महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह होता था, कहीं नमक सत्याग्रह होता था। संघ नहीं, जंगल संघ ने आज्ञा का उल्लंघन करना। हाँ वो पर संघ नहीं गया ना, संघ ने बाकायदा संघ ने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया या नहीं? मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। क्या कांग्रेस के झंडे के साथ भगवा झंडा चलता? कांग्रेस के नेतृत्व के साथ संघ का नेतृत्व चलता? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अलग संघ के बैंड बाजे चलते? तो क्या साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन मजबूत? बहुत आपने ये वैलिड पॉइंट है आपका प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वैलिड पॉइंट है। 3 आदमी रुके हुए हैं सर अभी मेरे को। हाँ बात पूरी कीजिए प्लीज, 20 सेकंड में। मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिक्र किया वो जिक्र इसलिए किया कि भारत की पंथ निरपेक्षता को, लोकतंत्र को और राष्ट्रवाद को कि जिस पक्ष को कांग्रेस पार्टी और उनके वैचारिक पक्ष के लोग लेकर चल रहे थे उसका अब अंत हो चुका है। एक नए साइकिल की शुरुआत, नए साइकिल की शुरुआत है। ठीक है मनोज काका भाई, क्या भगवा और तिरंगा साथ कैसे चलेगा? उनकी अपनी विचारधारा। संघ कांग्रेस की लीडरशिप में क्यों काम करता उस वक्त? ये तो जायज बात कह रहे हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा। देखिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा के कई बातों से सहमत हुआ जा सकता है और राकेश सिन्हा जी बहुत चतुराई से जो आपने सवाल किया उसको उन्होंने दरकिनार कर लिया। क्योंकि जो प्रोफेसर राकेश सिन्हा का जो पूरा विमर्श है वो जनतंत्र के विरोध में है। क्योंकि जनतंत्र में जन की भावना सबसे अहम होती है और जनतंत्र में लोक की भावना होती है। उसी लोक के भावना को बचाने के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोडानी है हमारे दर्शक मनोज, सूरत वासी हैं, वो कह रहे हैं कोई आपदा आए तो आरएसएस हमेशा मदद के लिए आगे रहता है। इसमें आरएसएस की प्रशंसा पर भी विपक्ष को राजनीति क्यों दिख रही है? देखो ये बात तो सही है, जो काम कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम जो खोल रखे हैं, कुछ कामों में तो आरएसएस का कोई सानी नहीं। तो मैं तो पूछना चाह रहा हूं, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जो लोकशाही और तानाशाही चल रही है तो लोकतंत्र कैसे बचा रहे, इसी का उदाहरण माननीय अखिलेश यादव जी ने तानाशाही की जो दीवारें थे उसको फांद करके दिया है। आरएसएस का जो 1925 से जो इतिहास है और जब जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारा संगठन हमेशा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन रहेगा, हमारा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं रहेगा। इसके बाद जब पूज्य गांधी की हत्या हो गई 11 सितंबर 1948 को, देश के गृह मंत्री ने जो लेटर लिखा वो शब्दशः अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो ऐसे है कि सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए। सरदार भाई पटेल ने 11 सितंबर 1948 को सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को तो लिख दिया, वो तो मैंने बता दिया ना। अब आप सुन लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, प्लीज समय दीजिए। लिखा, राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेताओं का भाषण जाति विष से सने था। संघ के इसी विष ने महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये मैंने बता दिया मनोज भाई, आप शायद सुन नहीं पाए, पूरा अंग्रेजी से लेकर हिंदी तक में मैंने बता दिया। नहीं आपने अरे बताया ना सर। सवाल AK वाजपेयी, एक मिनट प्लीज, थोड़ा आज समय कम है। AK वाजपेयी 77 की याद आ रही है मुझे। वो जनता पार्टी की सरकार गिरी थी, किस बात पर गिरी थी? पहले एक बात समझ लो, आरएसएस से हमारा कोई मतलब नहीं था। वही जानना, कभी हमने पढ़ा नहीं, कभी जानकारी नहीं। एक सेकेंड बता तो दूं, पहले ही हथियार डाल। हाँ बिल्कुल, हमारा कोई मतलब नहीं था। हम लोग समाजवादी लोग हैं, आरएसएस को हम चिमटे से भी नहीं छूते, कभी नहीं छूते। और जहां तक पर उसकी प्रेरणा पर खड़ा हुआ राजनीतिक विंग उसके साथ गलबैयां करते हैं। गवर्नमेंट चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से, प्लीज। जिसे आरएसएस की क्या विचारधारा है हमें बिल्कुल नहीं मालूम।
हमें हमने पढ़ने की कोशिश की तो भी समझ नहीं तो आता। लाल किले की प्राचीर से तारीफों के पुल क्या बांधे कोई जा रहे हैं। असत्य बात कही प्रधानमंत्री ने? सवाल इस बात का 100 साल का संगठन है। आपसे आप ही के अतीत में भी तो जा रहा हूं ना, इजाजत तो दीजिए प्लीज। 77 में दर्शकों, अगर आपको जानकारी नहीं है, जनता पार्टी बनी, उसमें जनसंघ हुआ करती थी पहले। बीजेपी तो 1980 में आई, तो जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में। और फिर सवाल उठा कि भाई आप तो आरएसएस के भी हो। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे, कि आप आरएसएस में भी हो, जनता पार्टी ये तो ना चौलबे, ये तो नहीं चलेगा। तो हमको तो समझ ये आया ये कि पर यहाँ RSS पर कैसे चल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसी का आपने जवाब कहा हम दे रहे हैं। कि हम तो समाजवादी, हम चिमटे से भी देखिए, नहीं पकड़ेंगे। हमारी जो समझ थी और जो जनता पार्टी की समझ थी कि आरएसएस का मतलब है सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इससे ज्यादा हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। क्या फ्रीडम फाइटर का संगठन था वो सुभाष चंद्र बोस की तरह? जवाब है बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए हम उनकी चिंता क्यों करें? प्रधानमंत्री कोई योगदान नहीं था आजादी की लड़ाई में। हमको नहीं मालूम, वो फ्रीडम फाइटर संगठन नहीं था, ये बात तय है। तो फ्रीडम फाइटर तो मतलब आजादी के लिए लड़े नहीं, वो सीधी सी संगठन बात हो क्लेम ही गई नहीं कर ना। रहे उस बात को। क्लेम कहाँ कर रहे? नहीं, वो तो क्लेम किया जा रहा है नहीं, कि नहीं, नहीं, हम वो- साथ में कांग्रेस के साथ थोड़ा जा सकते नहीं हैं। नहीं, वो उसके अलग झंडे के तले देखिए, कैसे लड़ते वो विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोई मना नहीं करेगा। अब यहाँ पर अब पॉलिटिकल सवाल पर आता हूं विजय भाई, क्योंकि आपने आरएसएस को भी कवर किया है, आपने बीजेपी को भी किया है। ये इसे हम एक सामान्य सी बात लगा दें, 12वीं बार देश को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस का उन्होंने जिक्र किया है या किसी भी प्रधानमंत्री ने। तो वो आरएसएस के साथ तनातनी, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, 75 साल की उम्र सीमा, हमारे एक दर्शक ये भी कह रहे थे, वो सवाल भी लगातार जो उठ रहा है, उसके तार भी जुड़ते हैं क्या आज जो आरएसएस के बारे में कहा गया लाल किले की प्राचीर से? देखिए संदीप भाई, आपने जो जितनी बहस की है उसमें सारे विषयों को आपने शामिल किया है और सारी बातों की चर्चा बहुत सारी स्पष्ट तौर पे हुई। एक तो ये बहस जो हम हमेशा चलाते, एक तो आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई जिस इंस्टीट्यूशन से निकले हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने उसकी बात की। आपने जो मेरे सवाल में जो विषय जोड़े वो सब भी उसमें शामिल कर लें, तब भी वो आरएसएस के प्रचारक रहे, आरएसएस के संगठन से निकले हुए लोगों में से हैं और आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये एक ऐसा मौका था जिस पे प्रधानमंत्री ने आरएसएस को याद किया। अब दूसरी बात, मैं उल्टी बात करता हूँ आपसे, क्या आरएसएस के स्वतंत्रता आंदोलन पर तो कोई चर्चा नहीं करता? मैंने किताब में भी बहुत सारी बात की, डॉक्टर हेडगेवार के अलावा बहुत सारे लोग उसमें शामिल नहीं थे और संगठन तो नहीं था शामिल। इसमें कोई बहस करने की बात नहीं, यदि इधर उधर से जोड़ना चाहते तो आप जोड़िए, ठीक है। और आरएसएस अपने आप को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर बताता भी है, वो कोई आरएसएस स्वतंत्रता संगठन की बात नहीं करता। वो तो सिन्हा साहब जैसे विद्वान लोग बैठे तो उनको पता होगा कि गोलवलकर ने जो है गुरुजी गोलवलकर ने महात्मा गांधी को क्या चिट्ठी लिखी थी सिविल डिसोबीडियंस के कैंपेन उस पर आंदोलन में, और 7 सवाल जो पूछे थे वो उनको शायद जानकारी होगी। डॉक्टर हेडगेवार भी इसीलिए छोड़कर गए थे 1 साल के लिए, मतलब जब उन्होंने जेल के लिए जाने की बात हुई थी जंगल सत्याग्रह के बाद, तो उसका मतलब भी था कि संगठन इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं हेडगेवार को छोड़ दिया जाए तो संगठन उसमें शामिल नहीं है। लेकिन इससे उलट सवाल मैं समझना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन होता है, अपनी अपनी भूमिका होती है। क्या लेफ्ट पार्टी उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल थी? अंबेडकर की चर्चा हम लगातार करते हैं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, क्या अंबेडकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे? क्योंकि वो एक अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे। इसी तरह से आरएसएस अपने समाज का निर्माण का या जो भी सांस्कृतिक योगदान में था उस पर काम कर हमने रहे थे। ही सब और कुछ गुरुजी ने किया। कहा, भाई अब आपने अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया है विजय भाई कि हमने ही सब कुछ किया। अरे भाई मिलीजुली कोशिश थी, किसी का कम था किसी का ज्यादा, एक कालखंड में किसी ने ज्यादा काम किया, एक कालखंड में दूसरे ने ज्यादा काम किया। हम ये बात क्यों नहीं कर सकते? सबने अलग अलग काम किया, अलग अलग। समय की कमी है, प्लीज मैं माफी चाहूंगा जी। दो बहुत छोटी छोटी सी बात है। हम लोग 1947 का बहुत जिक्र कर रहे हैं आज इस चर्चा में। 47 के अंक को उलट दीजिए, 74 हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1974 से जो पहले था वो 1974 के बाद नहीं रहा, धीरे धीरे बदलता चला गया है। जो बदलाव हुआ है, जो हमारे साथी लोग हैं संघ के, इसी बदलाव को पूरे संघ पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं 100 साल के 25 ये गलत बात है।
1974 से पहले बाला साहब देवरस ने पूना की वसंत व्याख्यान माला में एक भाषण दिया था। उसके बाद से संघ धीरे धीरे उसी तो व्याख्यान वही माला बात, किसी कालखंड में थोड़ा कम होता है या कुछ और परिस्थितियां होती हैं, दूसरे में कुछ और। दोनों में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। पहले संविधान को नहीं मानता था, तिरंगे को नहीं मानता था, बिल्कुल सही कह रहे। उसके बाद सब माने, गांधी जी का नाम प्रातः स्मरण में नहीं जुड़ा हुआ था, महात्मा फुले से दूरी रहते थे, जितने भी अंबेडकर से दूरी, सबसे दूरी रहती थी। बाद में वर्शिपिंग फॉल्स गॉड लिखी भाई अरुण शौरी ने, 2 बार राज्यसभा भेजा, 4 मंत्रालय दिए। एक तो ये जो उनकी ट्रिक है कि 1974 के बाद के संघ को हम 100 साल पुराने संघ का पूरा बताएंगे, ये ट्रिक गलत है। इस झांसे में कोई आएगा नहीं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, संघ का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था उसको बताने के लिए संघ के स्वयंसेवकी क्यों आगे आते हैं। 17 साल हो गए इन लोगों को देश की सत्ता में, एक निष्पक्ष प्रामाणिक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए जो इस बात का प्रमाण दे कि देश की आजादी के आंदोलन में इनका ये योगदान था। एक नहीं, राकेश सिन्हा की जरूरत पड़ती है, सौरभ मालवी की जरूरत पड़ती है, रतन शारदा की जरूरत पड़ती है, उन्हीं लोगों की जरूरत, वही बताते हैं कि हमने क्या किया, और कोई नहीं बताता कहीं से भी। वही बताते हैं कि फलाना हिंदुस्तान टाइम्स देख लो, फलानी भी देख लो, वहां मिल जाएगी खबर, बाकी किसी इतिहासकार कुछ दिखता ही नहीं। योगदान पर इस घमासान में भारत महान बनेगा। एक लास्ट कमेंट 30 सेकंड। नहीं, इसका भारत के महान बनने से कोई वास्ता ही नहीं है इन बातों का। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के अलावा और कुछ भी नहीं है। सीधी बात यह है कि अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाना, तो तो दूसरा हाथ मौजूद ही नहीं है पीठ थपथपाने के लिए। नेहरू गांधी परिवार से आगे नहीं देख पा रही है भाई। संघ परिवार का हिस्सा है बीजेपी, तो वहां पर, और मेरा परिवार ही सबसे अच्छा परिवार, तो मेरे देश की बात कौन करेगा। स्वतंत्रता दिवस है, थोड़ा इस बारे में सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।